नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और तो मकर संक्रांति भी अच्छे से मनानी होगी। तो अब वापस पढ़ाई में शुरू कर देते हैं। तो अब तक अपने 10 क्लासें ले ली थी। पिछली क्लास में अपने रणथंभौर के चौहानों को पढ़ा था और ऐसे करते करते अब अपन जालौर के चौहानों की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्लास में अपन जालौर के चौहानों के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब जो ये क्लासेस है इसका लेवल बेसिक लेवल से शुरू हो रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये तो बहुत ही लो लेवल का हो रहा है, तो सभी एग्जामों को और सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए पूरा बेसिक क्लियर करते हुए इस क्लास को दिया जा रहा है। तो ये अभी मेन अपनी जो भर्ती टारगेट में है, पहली भर्ती वो है पशु परिचर, यानी वैकेंसी है टारगेट में वो है पशु परिचर। कौन है? पशु परिचर। ये भर्ती है जो अभी आ चुकी है। इसकी जो अगर बात है कि फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, तो ये भरे जाएंगे 19 जनवरी से 17 फरवरी तक। 17 फरवरी तक तो सबको ये फॉर्म अप्लाई करना है। कोई किसी की भी तैयारी कर रहा हो, चाहे रीट की कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हो, सेकंड ग्रेड की कर रहा हो या पटवारी की कर रहा हो, लेकिन फॉर्म तो सबके भरने हैं और पेपर भी देना है। कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी हो जाता है कि उनकी वैकेंसी बाद में आई और पेपर पहले हो गया, तो जो टाइम मिलता रहेगा तो उसमें आप इसकी भी तैयारी रहेगी, तो आप इसको भी पेपर दे सकते हो। इसकी अगर फॉर्मेट की बात की जाए तो इसमें 2 पार्ट हैं। थोड़ा इसकी देख लेते हैं फिर हम शुरू करेंगे। इसमें पार्ट ए है जो एक तो जीके है, इसमें एक साइंस है SCIENC, एक मैथ्स है। ये टोटल जो मिला के ये भरे होने वाले हैं 105 नंबर के। पार्ट बी में देखें तो पार्ट बी में जो है वो एनुअल असिस्टेंट वो है, वही क्वेश्चन आने वाले हैं, 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये आप देख लेना, मैंने बता भी दिया था। तो इस वैकेंसी को अपन अभी नजर में रखते हुए इसकी अपन तैयारी करने वाले हैं। तो वैकेंसी की तैयारी अच्छी हो जाएगी तो पढ़ना सब कुछ है इसे अपने साथ साथ में चलती रहेगी। तो देख लेना इसको भी एक बार, फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। 19 तारीख से फॉर्म चालू होने वाले हैं। तो अब करते हैं वापस अपने जालौर के चौहानों को शुरू। चलिए साथियों, तो शुरू करते हैं जालौर के चौहानों को। तो सबसे पहले जालौर के चौहानों में अगर इस वंश का संस्थापक देखा जाए, इनके वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो वो था कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। अगर प्रारंभिक शासक इसके देखे जाए तो प्रारंभिक शासकों में सबसे पहले अपन बात करेंगे, पहला तो कीर्तिपाल ही है। फर्स्ट जो है वो है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल। सेकंड है जो वो है समर सिंह। इसके बाद उदय सिंह सोनाग्रा वाला, उदय सिंह सोनाग्रा। इसके बाद इसका चाचा जो है वो है चाचिंग देव और एक है सामंत सिंह। कौन है? सामंत सिंह। ये जो 5 थे ये जालौर के प्रारंभिक शासक थे। अगर जालौर में सोनीग्रा चौहानों का शासन था, जालौर में सोनीग्रा चौहानों का शासन था। कीर्तिपाल के समय परमारों से जीतकर जालौर चौहान की वंश की नींव रखी। किसे रखी? कीर्तिपाल ने परमारों से जीती। कीर्तिपाल ने परमारों से जीता किसको? जालौर को, और यहाँ पर चौहान वंश की नींव रखी। गुजरात के भीम से अपनी पुत्री जो लीलावती थी उसका विवाह किसने करवाया? ये देखा जाए तो वो था ना, कौन था? समर सिंह। कौन था? समर सिंह। गुजरात का भीम देव था, इससे अपनी पुत्री का विवाह कराया आपने समर सिंह ने। इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन मोहम्मद के आक्रमण के समय अगर जालौर का शासक देखा जाए तो वो था उदय सिंह सोनाग्रा। कौन था? उदय सिंह ये वाला उदय सिंह सोनाग्रा। चाचिन दियो के अगर समकालीन देखा जाए तो वो था नसीरुद्दीन और बलबन।
चाचिंग देव के समकालीन, एक तो थे नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन व बलबन, नसीरुद्दीन व बलबन। इसके बाद सामंत सिंह के समय दिल्ली सुल्तान देखा जाए, किसके? सामंत सिंह के समय अगर दिल्ली का सुल्तान देखा जाए तो वो था बलबन व जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो जालोर के चौहानों में देखा जाए तो अगर वंश का संस्थापक देखा जाए तो वो था कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। इसके बाद अगर प्रारंभिक शासक देखे जाए तो कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव और सामंत सिंह। कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव और सामंत सिंह। जालोर के चौहान, जालोर में सोनागिरी चौहानों का शासन था। कीर्तिपाल ने परमारों से जीता और जालोर का वंश की, जालोर में चौहान वंश की नींव रखी। किसने की? कीर्तिपाल ने। इसके बाद गुजरात का भीम देव था, इससे अपनी पुत्री लीलावती का विवाह किसने करवाया? तो वो था समर सिंह ने। इल्तुतमिश व नसीरुद्दीन मोहम्मद के आक्रमण के समय अगर जालोर का शासक देखा जाए तो वो था उदय सिंह सोनगरा। चाचिंग देव के अगर समकालीन देखे जाए तो एक तो नसीरुद्दीन था और एक बलबन था। सामंत सिंह के समय अगर दिल्ली सुल्तान देखा जाए तो बलबन व जलालुद्दीन खिलजी। तो ये थे अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अपन चलते हैं कानर देव चौहान के बारे में। कानर देव चौहान के बारे में अच्छे से बात करते हैं, जो जालोर चौहान में इंपोर्टेंट शासक है, तो उसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ले लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए दोस्तों, देखते हैं कानर देव चौहान के बारे में। तो कानर देव चौहान है जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक, इसको ही माना गया है। जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक कानर देव को माना गया है। 1305 में ये शासक बना था। इसके समय दिल्ली, समकालीन दिल्ली का शासक देखा जाए तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और कानर देव का मध्य संघर्ष की जानकारी देने वाले ग्रंथ देखे जाए, जो ग्रंथ है वो है, एक तो है कानर देव प्रबंध, वीरम देव सोनगरा बात, तारीख फरिश्ता, आमिर खुसरो वो बरनी की रचनाएं। इनसे क्या मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के पहले आक्रमण की जानकारी जो समय जो सेनापति था वो था एन उल मुल्क मुल्तानी। कौन था? मुल्तानी। एन उल मुल्क मुल्तानी ये था जिसने पहले आक्रमण किया था, उस समय सेनापति। अगर कानर देव और मुल्तानी के मध्य संधि हो गई थी, पहले आक्रमण में हो गई इनकी संधि। कानर देव जो है इसका पुत्र है एक, उसका नाम है वीरम देव। कौन था? वीरम देव। और अलाउद्दीन खिलजी का जब दूसरा आक्रमण हुआ, ये हुआ था 1308 में। कब हुआ था? 1308 में। यहाँ पे इसकी पुत्री देख लेते हैं। पुत्र था वीरम देव और पुत्री थी फिरोजा। अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा। हो गया। तो जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक कानर देव चौहान था। 1305 में शासक बना, समकालीन दिल्ली शासक देखा जाए तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और कानर देव के मध्य संघर्ष की जानकारी देने वाले ग्रंथ देखे जाए तो एक तो कानर देव प्रबंध, वीर सोनगरा की बात, तारीख फरिश्ता, आमिर खुसरो और बरनी की रचना, ये इसमें प्रमुख है। अलाउद्दीन खिलजी के पहले आक्रमण के समय जो सेनापति था वो था मुल्तानी, एन उल मुल्क मुल्तानी से ध्यान रखोगे तो याद आ जाएगा। कानर देव और मुल्तानी के मध्य होती है क्या? संधि। इसके बाद दोबारा फिर अलाउद्दीन करता है आक्रमण। कब करता है? 1308 में। उस समय सेनापति कौन था? कमरुद्दीन गर्ग। तो ये करता है आक्रमण। सबसे पहले आक्रमण जो होता है वो होता है सिवाना पर। सिवाना पर जब जीत लिया जाता है तो उसके बाद करते हैं फिर ये जालोर दुर्ग पर आक्रमण। जालोर दुर्ग पर आक्रमण, इन सब की जानकारी देने वाले सारी जानकारी अपन लेंगे इसकी अगली स्लाइड में। उससे पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीन। तो इसमें यह आक्रमण सबसे पहले सिवाना दुर्ग पर करता है।
शिवना दुर्गा जो दुर्गाधिपति यानी जो दुर्गा रक्षक, जो रक्षक वहां पे रखा हुआ था वो था सातल देव। कौन था? सातल देव। शिवना दुर्गा जो गद्दार था वो था पवार पवार। कौन था? बाहुले पवार। इसने यहाँ पर गद्दारी की और जिस दुर्ग की किवाड़ नहीं खुल सकते थे उसकी किवाड़ खोलने में मदद की। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, यानी कमरुद्दीन गुर्ग से मिलकर इसने यहाँ पर गद्दारी कर दी। शिवना का जो साका हुआ था ये हुआ था 1308 में। 1308 में ये साका हुआ था और इसका जो नेतृत्व जिस रानी ने किया था, यानी कि जिस रानी के साथ मिलकर ये नेतृत्व हुआ था वो थी रानी मेनादे। कौन सी? शिवाना में जौहर रानी मेनादे के नेतृत्व में हुआ। कल एक क्वेश्चन आया था कि केसरिया, साका और जौहर इसमें क्या अंतर है? केसरिया, साका और जौहर इन सब में क्या अंतर है? इसके बाद और जौहर इसमें अंतर देखते हैं। जौहर जो होती है इसको करती है महिलाएं, महिलाएं वीरांगनाएं, महिलाएं, महिलाएं, यानी कि कोई रानी के नेतृत्व में या राजकुमारी के नेतृत्व में सारी महिलाएं, सारी दासियां, सैनिकों की जो सब मिलकर सैनिकों की घरवालियां हो गई या दासियां हो गई या महिला में जितने, यानी कि महलों में जितनी भी महिलाएं होती है वो साथ रानी के या राजकुमार के नेतृत्व में जो जौहर जो करती है, यानी कि ये जल जौहर हो गया या अग्नि जौहर हो गया, दोनों में से कोई सा भी जौहर करे तो उसे कहते हैं जौहर। यानी कि ये तो आग में अपने आप को समर्पित कर देना या जल में सारे एक तालाब में या किसी भी डूब कर उसमें कर देना, इसको बोलते हैं जौहर। साका देखा जाए तो साका करते हैं पुरुष। कौन करते हैं? साका पुरुष करते हैं, यानी कि सारे पुरुष जो मिलकर तैयार होकर जाते हैं लड़ने और वहां पर शहीद हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं शाका। लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं शाका। और अगर केसरिया देखा जाए तो इसमें साका प्लस जौहर दोनों होते हैं, महिलाएं जौहर भी करती है और साका भी होता है, तो इन दोनों को मिलकर बनता है केसरिया। कौन बनता है? केसरिया। किसी जगह केवल शाका ही हुआ है, यानी कि लड़ने गए और पुरुष मर गए तो वहां केवल शाका हो गया। किसी जगह केसरिया केसरिया हुआ है जहां पर शाका भी हुआ है, महिलाएं भी है या जौहर भी हुआ है, यानी कि दोनों एक साथ क्या हुए हैं? खत्म हुए हैं। काफी जगह देखने को मिले हैं शाका जौहर ये सब। तो शाका जो करते हैं वो पुरुष करते हैं, महिलाएं जौहर करती है, और जिस जगह शाका और जौहर दोनों हो गया वो क्या कहलाता है? केसरिया। क्या कहलाता है? केसरिया। तो अब आप नहीं भूलोगे उम्मीद है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे भी अपना जो होने वाला है ये होगा शाका। ये शाका हुआ, यानी कि शाका कहते हैं इसने क्या? पुरुषों द्वारा। पुरुषों का शाका हुआ 1308 में। अब यहाँ पर दुर्ग, यहाँ पे होगा जौहर, तो ये जौहर किसके नेतृत्व में होगा? रानी जेतल देवी नेतृत्व में। और यहाँ भी जौहर हुआ, यानी शाका भी हुआ और जौहर भी हुआ। यानी शाका जो पुरुषों द्वारा हुआ, यानी लड़ाई हुई 1308 में युद्ध हुआ। फिर जौहर देखा जाए तो रानी मेनादे के नेतृत्व में जौहर भी हुआ। तो शाका और जौहर दोनों हो गए, ये पुरुषों ने किया, महिलाएं ने जौहर किया, और जिसे बच के शाका और जौहर दोनों मिलकर हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा? केसरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केसरिया। चलिए देखते हैं। तो मेनादे के नेतृत्व में जौहर हो गया। शिवानगर को जीतकर किसका सौंप दिया गया? जो जिससे सेनापति था उसको, यानी कि कमरुद्दीन गुर्ग को इसको सौंप दिया गया दुर्ग को। यानी कि अब आप यहाँ मेरे याद की बात है, शिवना दुर्ग का नाम है वो बदल कर क्या रखा गया? खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को जीत लिया, इसके बाद नाम क्या रखा? खेराबाद। क्या रखा? खेराबाद। उसके बाद शिवना दुर्ग को जीत लिया गया 1308 में। अब इसके बाद करेंगे जालोर पर चढ़ाई। जालोर पर चढ़ाई अलाउद्दीन खिलजी कब करेगा? 1311 में। कब करेगा? 1311 में। जालोर दुर्ग का भी एक गद्दार था। कौन था? बीकाधैया। कौन था? बीकाधैया बिक गया। बीकाधैया अलाउद्दीन खिलजी से बिक गया और गद्दारी कर दी। इस दुर्ग का जौहर जो हुआ ये किसके नेतृत्व में हुआ? रानी जेतल दे के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ? रानी जेतल दे के नेतृत्व में हुआ। जालोर दुर्ग का रक्षार्थ देखा जाए, कौन देखा जाए? जालोर दुर्ग का रक्षार्थ जो शहीद हुए वो थे एक तो कंगाई जेतल, एक उलीचा, एक अर्जुन और एक लूणकरण आदि। ये सबने यहाँ पर मिलकर जौहर किया। ठीक है दोस्तों। जालोर दुर्ग का अगर नाम बदल कर देखा जाए तो होगा जलालाबाद। क्या नाम रखा गया इसका? जलालाबाद रखा गया। जालोर पहला जालोर दुर्ग था, जलालाबाद रखा गया।
सिवाना दुर्ग था, इसका नाम बदल के क्या रखा गया, खैराबाद। ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, क्योंकि नाम जो बदले गए हैं ये जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के ही काम है जिसमें जलालुद्दीन नाम बदलने की नौबत आई है। तो सिवाना जो दुर्ग था इसका नाम बदल कर तो रखा गया खैराबाद, जालौर का नाम बदल कर रखा गया जलालाबाद। जो इसका गद्दार था बीका दैया। जालौर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग था जिसको दरवाजा खोल पाना या इसकी सुरक्षा को तोड़ पाना बिल्कुल ही क्या था, मुश्किल था। तो अलाउद्दीन खिलजी एक चाल चलता है, बीका दैया को मिला देता है, तो पूछता है कि इसको लालच देता है कि तुझे गद्दी पर बिठा दिया जाएगा और तुझे यहाँ शासक बना दिया जाएगा। तो ये आ जाता है उसकी चाल में। फिर मिलकर ये होता है कि जो बीका दैया है, ये बीका दैया मिलकर करते हैं गद्दारी। तो जो जालौर था इसकी एक कमी थी कि यहाँ पर जो राई यानी कि राई के जो पौधे हैं वो रात रात में बड़े हो जाते हैं। तो अगर इसके पास पास जालौर की जो परकोटा था उसके बाहर अगर राई लगा दी जाए तो बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे और उसको तुरंत मिलकर ऊपर चढ़ दिया जाएगा, ऊपर चढ़ सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे गांव में ऐलान करा दिया कि राय के भाव जो सारी राय है वो हमें बेच दीजिए और इसकी कीमत जो मुंह मांगी कीमत है वो बोल दी गई। तो जो कीमत बोल दी गई तो आसपास के जितने भी किसान थे जिन्होंने राय थी जिनके पास, उसको बेचने के लिए जाते थे जलालुद्दीन खिलजी के पास, जो कमालुद्दीन गुर्गी जो वहां पे ही करता है। तो रात रात में इतनी सारी राय लेके आई, जितने की जरूरत थी उतने तो ले ली, बाकी को बोल दिया गया। लेकिन वहाँ जो जितनी सुबह हुई तो सुबह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, किसके लिए कि राय के भाव बढ़े हुए हैं तो बेचने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी गई। लाइनें लग गई तो लाइनें में जब सुबह हुई तो राय जितनी जरूरत थी उतनी उन्होंने ले ली, बाकी उन्होंने डाल दी जालौर जो दुर्ग था उसके परकोटे के पास पास सारे दुर्ग उसको डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया, क्योंकि इनको उनके दीवार उसके किवाड़ तो खुले रहे थे, तो किवाड़ नहीं खोल रहे थे तो राय के पौधे को वहां से चढ़ के ऊपर जाने वाले थे। तो इस संदर्भ में ये बात बस एक लोक पंक्ति निकल के आई है, इसमें एक जिस सीधा सा भाव ये है कि राय का भाव रात बीता है कि रात रात में राय का भाव बढ़ गया, बहुत तेज हो गया राय के बाद में। उसके बाद जब सुबह हुई तो जितनी रात की जरूरत थी उतनी राय ले ली उन्होंने, बाकी इसको कोई मतलब था ही नहीं। तो ऐसे करके ये पंक्ति आई थी इस दुर्ग के बारे में। तो ये पूछ लिया जाता है कि राय का भाव रात बीता किस दुर्ग के संदर्भ में कहा गया है, तो वो था जालौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जालौर दुर्ग। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। सिवाना दुर्ग को करते हैं। सिवाना दुर्गाधिपति देखा जाए तो वो था सातल देव। कौन था, सातल देव। सिवाना दुर्ग का गद्दार देखा जाए तो वो था भवाले पवार। कौन था, भावले पवार। 1308 का समय सिवाना दुर्ग का शाखा होता है, जिसका जो जोहर शाखा होता है यानी शाखा जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा शाखा। सिवाना में अगर जोहर देखा जाए तो जोहर होता है रानी मैनादे के नेतृत्व में होता है, वो सारी वहां की महिलाएं मिलकर करती है। इसके बाद सिवाना दुर्ग को जीत लिया गया और किसको सौंप दिया गया, कमालुद्दीन गढ़ को सौंप दिया गया। इसका नाम बदल दिया, सिवाना दुर्ग का नाम बदल क्या रखा गया, खैराबाद। कौन सा बात, खैराबाद, ये नाम क्या रखा गया। जालौर पर आक्रमण कब हुआ, 1311 में। जालौर का गद्दार देखा जाए तो बीका दैया। कौन था, बीका दैया। इसके बाद जालौर दुर्ग में अगर जोहर देखा जाए तो जैतल दे के नेतृत्व में जोहर हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जरा जरा 2-3 स्लाइड मिलती होगी जो आपके एक पेज में एक दोनों साइड मिला के जरा जरा 1.5 पेज में पूरी हो जाती होगी। तो इतना था तो आपको पढ़ना भी सही सही, तो जितना पढ़ा रहा हूँ वो तो कम से कम आप अच्छे से कर लेना। जालौर का अगर रक्षार्थ जो शहीद हुए वो देखे जाते हैं हंगाई, जैतल, उलीचा, अर्जुन और लूणकरण था। इसके बाद जालौर का अगर नाम बदल तब देखा जाए तो जलालाबाद। जालौर का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रख दिया, जलालाबाद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके संबंधित एक लोक पंक्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दायरा भाव राता बीता। इसके संदर्भ में ही जालौर दुर्ग के संदर्भ में, जालौर दुर्ग के संदर्भ में। तो ये अपने जालौर के चौहान को अपन देख लिए। संस्थापक कीर्तिपाल, प्रारंभिक शासक देखे जाए तो वो देख लिए। उसके बाद जितना हमने संघर्ष चला वो पूरा देख लिया। कानन देव प्रबंध देख लिया, ये सबसे शक्तिशाली शासक था। फिर इसने अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष किया, 2 साके हुए। सिवाना दुर्ग का अलग, जालौर का अलग। सिवाना दुर्ग पर 1308 में आधिपत्य कर लिया
उस समय दुर्गा जी प्रतिसादक देवता। उसके बाद आता है जालौर दुर्ग, इसका आगमन 1311 में हुआ। इसका जो दुर्गा जो गद्दार था वो राय बीकादैया था। जालौर दुर्ग में जोहर जदेदल के नेतृत्व में हुआ। इसका नाम बदलकर जलालाबाद रखा गया। सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद रखा गया। इस प्रकार कर्णदेव चौहान की शासन ये सब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आज की क्लास जो है ये स्वेट एंड स्वीट है। आपको कैसी लगी? आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और पढ़ाई को कंटिन्यू कर देना। आप वैकेंसी भी आ चुकी है, अब जितने भी सो रहे थे वो सब जा गए हैं, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। ये जो क्लास में ये जो अपनी वैकेंसी है ये केवल 10th पास है, 10वीं पास, तो इसमें फॉर्मों की संख्या भी फुल आएगी। जो किसी की भी तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म जरूर भरेंगे, पेपर जरूर देंगे। तो जो अपना वीक पॉइंट है उसको अपने को सुधारना है, अच्छे से तैयारी करनी है, और इस बार सिलेक्शन की दौड़ में अपने को भी आगे रहना है। ठीक है दोस्तों शेयर कर देना, लाइक कमेंट शेयर, ये तो आपसे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद परिवार के सदस्य हैं। तो अब मिलेंगे अपन, आप तो हो गया जालौर के चौहान, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन मिलने वाले हैं हड़ौती के चौहानों के साथ। किसके साथ? हड़ौती के चौहान। अब अपन बात हड़ौती के चौहानों की बात करेंगे। हड़ौती में कोटाबंदी बारह झालावाड़ में सबके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो मिलते हैं अब इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद साथियों।